रबिडो मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद एक बार फिर मुंबई का अंडरवर्ल्ड सुर्खियों में आ गया है। पिछले 2 दशक से पूरा मुंबई शांत था, हर कोई एकदम फाड़ू लाइफस्टाइल जी रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोए हुए भयानक मुंबई अंडरवर्ल्ड को फिर से जगा दिया है। इसी के साथ फिर से 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड और उस दौर में हुए बड़े बड़े हत्याकांड और दिल दहला देने वाले भयानक गैंगवॉर की चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक भयानक अध्याय की पूरी महागाथा आपको सुनाने वाले हैं, जब दाऊद इब्राहिम के पंटरों ने मुंबई के उस दौर के सबसे रईस पावरफुल आदमी को उसी के ऑफिस के सामने दिन दहाड़े धाड़ 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 17 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस डरावने रक्त चरित्र के इतिहास के बारे में ना तो मीडिया में कुछ मिलेगा, ना ही अखबारों में और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी पहली बार हम सुनाने जा रहे हैं, तो मेरे वीरों गन गोली गैंगवॉर से लिखी गई इस कहानी को एक लाइक जरूर दे दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अपन का दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए मामा। केम छो मजामा? अरे मामा, बात है साल 1992 की। दाऊद मुंबई से दुबई को अपना हेडक्वार्टर बना चुका था। डी कंपनी का सारा धंधा दुबई से ऑपरेट होता था। इधर मुंबई में उसके लड़के काम करते। अब साल आता है 1992 का, साल का आखिरी महीना था। इधर बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया जाता है, जिसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं। उधर भारत विरोधी ताकत एकजुट होने लगी। पाकिस्तानी आतंकियों के साथ दुबई में बैठे दाऊद ने हाथ मिलाया। दाऊद, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, मुस्तफ़ा दोसा, अबू सलेम ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट करने का प्लान बनाया। 1993 तक गैंगस्टर अबू सलेम मुंबई में था। इससे पहले वह दाऊद के भाई की कार चलाता था, लेकिन अपने तेज दिमाग से वह डी कंपनी का खासम खास बन गया था। 1993 के बम धमाके में उसने हथियारों की इधर से उधर सप्लाई की थी। जैसे ही मुंबई में बम धमाके हुए, पुलिस एक्टिव हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो अबू सलेम देश छोड़कर दुबई भाग गया। वहां उसने किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग नाम से कंपनी खोल ली और दुबई में दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करने लगा। इधर बम धमाकों के चलते दाऊद और छोटा राजन में दुश्मनी शुरू हुई, जिस कारण अब डी कंपनी के कई शार्प शूटर या तो छोटा राजन गिरोह या फिर पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने लगे। उधर सलेम दाऊद का खासम खास बन चुका था और मुंबई की कमान अब उसके हाथ में थी। उसने डी कंपनी को मजबूत करने एक नया ही रास्ता अपनाया। सलेम ने अपनी जन्मभूमि यानी आजमगढ़ से बेरोजगार मुस्लिम लड़कों को मुंबई लाकर ट्रेन करना शुरू किया। अगर किसी को मारना हो, किसी को धमकाना हो, किसी के घर या ऑफिस गोलियां चलवानी हो, तो अबू सलेम आजमगढ़ से मुस्लिम लड़कों को मुंबई लाता, उनसे काम करवाता और एक ही दिन में उसे वापस आजमगढ़ भेज देता। इससे अबू सलेम का काम भी हो जाता और ये लड़के कम पैसे में कोई भी काम करने को तैयार रहते। और मुंबई पुलिस उन लड़कों को ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि उन लड़कों का मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं होता था। अबू सलेम की इस सातिर खोपड़े ने दाऊद और उसके भाई अनीस को खुश कर दिया और अब अबू सलेम इन दोनों का जिगरी बन गया और गैंग में अलग ही अबू सलेम की छवि उभरने लगी। अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातें और तेज दिमाग के चलते वह दाऊद का खासम खास बन गया और दाऊद ने उसे एक और बड़ा जिम्मा सौंप दिया। जिम्मा था मुंबई के बिल्डर, बिजनेसमैन और बॉलीवुड सितारों से उगाही करना। बताया जाता है 1994-95 में दुबई से अबू सलेम ने मुंबई में कई फोन किए और मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियों ने बोरा भर भर के पैसा दिया। जिन लोगों ने अबू सलेम की बात को नजरअंदाज किया वह सब मारे गए। इस 1-1.5 साल में अबू सलेम ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख डाला था। जैसे आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ का खौफ है, उस जमाने में दाऊद के इस अबू सलेम का खौफ था। 94-95 में डी कंपनी ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें से एक नाम है बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी का। बताया जाता है पाकिस्तान से आई एक एक्ट्रेस का दाऊद से लफड़ा था और दाऊद उसे बतौर हीरोइन कास्ट करना चाहता था। दाऊद ने जावेद सिद्दीकी को ये काम सौंपा, लेकिन जावेद सिद्दीकी ने उस हीरोइन को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। बौखलाए दाऊद ने अबू सलेम के जरिए जावेद सिद्दीकी को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बाद उसी साल एक और कांड होता है।
दुबई से अबू सलेम ने चेंबूर के मशहूर बिल्डर ओपी कुकरेजा को फिरौती के लिए फोन किया, लेकिन कुकरेजा ने सलेम की धमकी को हल्के में लिया तो उसे भी कुछ ही दिनों में छल्ली कर दिया गया। इसके बाद अबू सलेम के निशाने पर आता है मुंबई का नामचीन बिल्डर प्रदीप जैन। जिस हत्याकांड का हम जिक्र करने वाले थे, ये वही प्रदीप जैन है जिसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरी 17 गोलियां मारी गई थी। आखिर प्रदीप जैन क्यों मारा गया, ये कहानी सुनाते हैं आपको। तो ऐसा है मामा, साल था 1995 का। दुबई से अबू सलेम का कहर पूरे मुंबई पर बरस रहा था। एक रोज अबू सलेम मुंबई फोन करता है। फोन किया जाता है मुंबई के नामचीन बिल्डर प्रदीप ब्रदर्स को। अशोक जैन फोन उठाते हैं। अबू सलेम जैन से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करता है और जुहू स्थित एक प्रॉपर्टी अबू सलेम के नाम करने को कहता है। जब इन दोनों में ये बात हो रही थी तब अशोक का भाई प्रदीप जैन भी उसके आसपास ही था। वह अशोक से फोन छीन लेता है और अबू सलेम को उसी की भाषा में ललकारता है। बताया जाता है प्रदीप ने अबू सलेम को ही गालियां दे दी। जब अबू सलेम के बॉस और दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम ने फोन पर प्रदीप से बात की तो उसके साथ भी यही व्यवहार किया गया। प्रदीप गैंगस्टरों की धमकी से डरे बिना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है। आखिर में प्रदीप जैन गैंगस्टरों को यह कहकर कॉल काट देता है कि उसका परिवार कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा। इधर बौखलाए हुए दाऊद और उसके भाइयों ने सलेम को ऑर्डर दे दिया कि बिल्डरों में अपना खौफ कम हो उससे पहले कोई बड़ा संदेश भेजना पड़ेगा ताकि आगे चलकर कोई बिल्डर या बिजनेसमैन पैसा देने से आनाकानी न करे। ऐसा कहा जाता है कि अबू सलेम प्रदीप जैन को 48 घंटे में मारना चाहता था, लेकिन मुंबई में उसके पंटरों ने उसे मारने में लगभग पूरा सप्ताह लगा दिया था। आखिरकार वह भयानक दिन भी आ जाता है। अबू सलेम के खूंखार शूटर सलीम हड्डी और राजेश इग्वे हथियारों को लोड कर खूनी खेल खेलने निकल पड़ते हैं। 7 मार्च 1995 प्रदीप जैन अपने जुहू स्थित ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसके साथ उसका छोटा भाई सुनील भी था। तभी वहां सलीम हड्डी और राजेश इग्वे लोडेड हथियार के साथ आ टपके। न दायां देखा न बायां, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों ने अपनी बंदूकें प्रदीप के ऊपर तान दी। उंगलियां ट्रिगर पर थी और फिर धाड़ 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 अंधाधुन गोलियां बरसी। खून से लथपथ प्रदीप जैन जमीन पर गिर पड़ा। उसे कोई 17 गोलियां लगी थी। उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों हमलावर वहां से भाग गए। यह हत्याकांड हुआ तो पूरे मुंबई में हल्ला मच गया। इस हत्याकांड की जांच करने वाले एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों शूटरों को यह भी पता नहीं था कि प्रदीप जैन कौन है। इन दोनों ने प्रदीप के चौकीदार के सिर पर रिवॉल्वर तान दी और उससे प्रदीप को पहचानने को कहा। इसके बाद उन्होंने प्रदीप पर 17 राउंड फायर किए। हुसैन जैदी अपनी किताब माय नेम इज अबू सलेम में प्रदीप जैन हत्याकांड के बारे में एक खौफनाक अंश में गैंगस्टर के क्रूर दिमाग का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 20 मार्च 1995 को जब प्रदीप जैन की 13वीं थी, उस दिन अबू सलेम प्रदीप जैन की पत्नी ज्योति को फोन करता है और कहता है अबू सलेम बोल रहा हूँ, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है विधवा होने का मजा आ रहा है या नहीं। सोचो उस दौर के इस खूंखार गैंगस्टर का दिमाग कितना सनकी रहा होगा। पुलिस अफसर बताते हैं कि प्रदीप की हत्या के समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था और जिसका मुख्य निशाना बिल्डर और बॉलीवुड था। अबू सलेम का नाम इन लोगों में, इनके मन में डर और भय पैदा कर रहा था। खैर, प्रदीप जैन की हत्या ने मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दिए थे और इस केस की कमान सौंपी गई राकेश मारिया के हाथों में। उस समय राकेश मारिया डिप्टी कमिश्नर थे। राकेश मारिया को प्रदीप जैन पर गोलियां चलाने वाले सलीम हड्डी और राजेश इग्वे के बारे में पता चल गया, क्योंकि राकेश मारिया का मुखबिरों का जाल बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था। आखिर में 15 नवंबर 1995 तक मुंबई पुलिस ने सलीम हड्डी और राजेश इग्वे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद प्रदीप जैन की हत्या की साजिश में शामिल कई और लोगों को पकड़ा गया, उन्हें सजाएं हुई और आखिर में जब 2012 में अबू सलेम को भारत लाया गया तब कोर्ट ने उसे प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और आज भी वह जेल में बंद है। दाऊद इब्राहिम आज पाकिस्तान में चला गया है और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक और नया आतंक मचाने नया चेहरा आ चुका है, जिसे कहते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इससे एक बात तो साफ होती है, अपराध की गद्दी किसी की मोहताज नहीं होती। एक जाएगा दूसरा आएगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, अपराध कभी खत्म हो सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।